Okay. So this amino acid sequence determines phi psi. This amino acid sequence determines the number of hydrogen bonds that can be possible in that peptide, because other groups are the constant, only the R group is variant. Okay, so अगर पोलर ग्रुप है तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, अगर एलिफेटिक चेन है तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे। तो ये अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन करता है। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ ए प्रोटीन डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर। जैसे एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी में जो पैराटोप रीजन है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द एपिटोप रीजन ऑफ द एंटीजन एंड इट फिट्स कंप्लीटली। ओके, कोई ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, देन इट इन इट्स ग्रूव that substrate or that molecule which will be transported across the membrane, that molecule will fit and that molecule will move inside that protein. So there will be a channel in that protein. Okay, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जैसे एंटीबॉडी भी हो गया तो उसका डाइवर्सिटी रीजन का स्ट्रक्चर है। ओके, इंजाइम है तो उसमें कैटालिटिक साइट है, पॉकेट है, इन दैट पॉकेट सबस्ट्रेट विल फिट। अगर रिसेप्टर है तो उसका लाइगेंड बाइंडिंग रीजन है रिसेप्टर में, इन लाइगेंड बाइंडिंग रीजन रिसेप्टर का जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर विल फिट इनटू दैट लाइगेंड। तो इस तरह से प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रक्चर, फंक्शन जो है डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर। Third, an isolated protein usually exists in one or a small number of stable structural forms. तो ये भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये सब कंसीडर कर लिया पांचों थीम में। पहला क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहाँ से आ रहा है, अमीनो एसिड के सीक्वेंस की वजह से ही। सेकेंड, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज डिपेंडिंग अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। अगर थ्री डायमेंशनली बढ़िया से फोल्ड हो गया, अपना स्ट्रक्चर नेटिव कन्फॉर्मेशन में अगर आ गया, तो प्रोटीन भी जो है अपना नॉर्मल फंक्शन करेगा। अगर अपने नेटिव कन्फर्मेशन में नहीं आया या आया तो उसको डिसरप्ट कर दिया तो प्रोटीन विल लूज इट्स फंक्शन। तीसरा आप क्या कंसीडर करके चलोगे कि थर्ड एंड आइसोलेट, एक प्रोटीन जो है किसी एक से वन और स्मॉल नंबर ऑफ स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टेबल होगा, क्योंकि आइसोलेट किया गया है। आइसोलेटेड प्रोटीन मींस दिस प्रोटीन पहले तो था लिविंग सिस्टम के अंदर, सेल के अंदर इन विवो प्रेजेंट था, तो वहां पर इन विवो में एनवायरमेंट इज डिफरेंट, पीएच इज फिजियोलॉजिकल पीएच है, आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंट है, साइटोसोलिक एनवायरमेंट है। ओके, और अदर प्रोटीन्स भी बहुत तरह के हैं, उसका भी इंटरेक्शन है आपस में। तो वहाँ दैट एनवायरमेंट कैन नॉट बी रेसिप्रोकेटेड आउटसाइड, दैट इज वेरी यूनिक एनवायरमेंट फॉर दैट। तो प्रोटीन को जब आइसोलेट कर दिए देन इट मीन्स ये अब आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, हो सकता है इसको पीएच सुटेबल ना मिले। तो प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एन ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओके, लाइक दीज फैक्टर्स। तो अगर डीनेचर हो गया है तो इट विल ऑक्युपाई दैट टाइप ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मेशन आफ्टर डीनेचुरेशन। अगर एक्टिव फॉर्मेशन में है तो इट विल ऑक्युपाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मेशन। ओके, चौथा आपको कंसीडर करना पड़ेगा द मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस स्टेबलाइजिंग द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स मेंटेन्ड बाय गिवन प्रोटीन आर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। ठीक है, तो ये तरह के प्रोटीन में बहुत तरह के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, एंड दोज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस। सपोज amino acid number 21st it is interacting with the amino acid number 31st via ionic interaction. So what will happen, these two amino acids will come closer and the amino acids between these two residues, amino acid residues between these two residues will occupy different spaces. Okay, so like this, all these interactions combined together are giving rise to a three-dimensional structure of the protein. Okay, and if that three-dimensional structure of the protein has acquired the native conformation, that native conformation belonging to that protein,
then it will acquire, then it will start its normal function. And if that is native conformation is disturbed, the function of the protein will also get disturbed. Clear? Sir. Finally, the fifth consideration is, amid the huge number of unique protein structures, we can recognize some common structural patterns that help us organize our understanding of the protein architecture. That means बहुत तरह के ह्यूज नंबर ऑफ यूनिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उसमें से सम कॉमन स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर देयर दैट वी विल सी, जैसे अल्फा हेलाइसेस, बीटा सीड्स, बीटा टर्न. Okay, these are common structural patterns. Many proteins you will find alpha helices, beta sheets. जैसे सिल्क प्रोटीन है, इसमें बीटा शीट बहुत है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है सिल्क के वर्म के लिए. तो many of the structural protein they contain beta sheets that we will see when we will see quaternary structure. Okay, ये समझ में आया? आगे बढ़े. कुछ पूछना? Yes, sir. Okay. These themes, पांचों themes, these themes should not be taken to imply that proteins have static, unchanging, three-dimensional structures. Protein functions often entails an interconversion between two or more structural forms. कहने का मतलब ये सारे जो थीम है, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि प्रोटीन्स का जो नेटिव स्ट्रक्चर है कोई एक स्टैटिक फॉर्म है जो कभी चेंज हो ही नहीं सकता है, या कोई दूसरा उसका कन्फर्मेशन बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, ऐसा बात नहीं है. ओके, प्रोटीन फंक्शन जो है entails and interconversion between two or more structural forms. This can be possible. Many of the enzymes are secreted first in the inactive forms, in the zymogen. Many of the proteins are present in the inactive form first. Okay. बहुत सारे. Many of the proteins becomes activated after getting phosphorylated. Likewise, so there is interconversion between two or more structural forms. जैसे आपके कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 4, ये सब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज है, वहां पर आप देखें तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, 3 डायमेंशनल चेंज हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ उसके आयरन सल्फर क्लस्टर में. ओके, एंड प्रोटॉन्स आर गेटिंग पम्प्ड आउट, ये भी 3 डायमेंशनल चेंज हुआ था. ओके, F1 F0 ATPase जो था उसमें भी प्रोटॉन्स आर गेटिंग इनसाइड, वहां से आउटर स्पेस से फिर अंदर आ रहा था मैट्रिक्स में, तो वहां भी लीक हो रहा है कहीं से. हालांकि अभी तक नहीं रिसर्च इस पर चल रहा है. ओके, तो वहां पर भी डिफरेंट सब यूनिट्स ऑफ द F1 F0 असेंबली, उसमें भी 3 डायमेंशनल चेंज हो रहा है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा था. ओके, रोटेट कर रहा था, उस डायग्राम में आपको समझाया था. तो वो भी एक बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है, स्ट्रक्चरल फॉर्म. तो इस तरह हो सकते हैं, और कोई एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. क्लियर हुआ? आगे चले. यस सर. सर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सर, तो वो अल्फा बीटा हेलिक्स है क्या? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कंटेन मेनी अल्फा हेलाइसेस. जैसे दिस इज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल, उसका चेन है. A significant portion of the chain, suppose if this region if you analyze, ये तो हम सीधा बना दिए, in this region there may be a presence of alpha helices. अब कोलेजन है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, तो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इट इज थ्रू आउट ट्रिपल हेलिक्स. पूरा प्रोटीन ही ट्रिपल हेलिक्स है. ओके, ऊपर से लेके नीचे तक. यस सर. ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. ओके, लेकिन कुछ जैसे ये ग्लोबुलर प्रोटीन एंजाइम काइमोट्रिप्सिन जो दिखाए, उसमें सम रीजन विल बी अल्फा हेलाइसिस, माइट बी सम रीजन आर बीटा सीड्स, कहीं पर टर्न है तो बीटा टर्न है. ओके,
तो ऐसे सब ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बहुत तरह के ये सब कंपोज्ड हैं ये। ओके और ये फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जो है किसकी वजह से है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जो एराइज हुआ है वो है आपका वीक आयनिक वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से एराइज हो रहे हैं। अब अल्फा हेलाइस क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है कि अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल देयर आर ग्रुप आर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो वो मुड़ करके अल्फा हेलाइस के फॉर्म में हो गया। वहां पर इस तरह से अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट है। और कुछ जगह पर बीटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, वहां पर अमाइनो एसिड्स का अरेंजमेंट इस तरह से है कि वो उन्होंने बीटा सीट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया उस रीजन पर्टिकुलर रीजन में। ठीक है, सपोज अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड रेसिड्यूज 200 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं सपोज। हो सकता है कि उसका 40 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज आर इन्वॉल्व इन अल्फा हेलाइसिस, 30 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन बीटा टर्न लाइकवाइज। तो इस तरह से बहुत तरह के स्ट्रक्चरल मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो मोस्ट कॉमन वंस आर अल्फा हेलाइसिस, बीटा टर्न्स, बीटा सीट्स, ये जो कि हम आगे देखेंगे। हुआ कंफ्यूजन? यस सर। ओके These themes should not be taken. ये तो हो गया 5वां पॉइंट। The relationship between the amino acid sequence of a protein and its 3-dimensional structure is an intricate puzzle that is gradually yielding to techniques used in modern biochemistry. And understanding of structure in turn is essential for discussion of the function. चलो ये ऐसी है, मतलब अभी तक ये पजल अच्छे से सॉल्व नहीं हुआ है कि प्रोटीन कैसे अपने करेक्टली आउट ऑफ मिलियंस ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ इट्स फोल्डिंग, ओके, मिलियंस ऑफ पॉसिबल वेज में फोल्ड हो सकता है, हाउ इट करेक्टली चूजेज इट्स ओन biologically active native conformational form out of these many, how it correctly folds to that. And that is never achievable in laboratory. सपोज किसी पेप्टाइड को केमिकली सिंथेसाइज किया जाए लेबोरेटरी में और उस पेप्टाइड को ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अपने बायोलॉजिकली एक्टिव कन्फॉर्मेशनल फॉर्म में खुद ब खुद एक्वायर हो जाएगा, उस फॉर्म को क्रिएट कर लेगा, खुद ब खुद आ जाएगा, नहीं आ सकता। ओके, हाउ इट इज पॉसिबल? तो इसमें बहुत सारा कारण बताया गया कि एक तो सेलुलर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट, दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड, दैट कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, उसको कभी डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता आउटसाइड लेबोरेटरी। सेलुलर एनवायरनमेंट इज डिफरेंट एंड प्रोटीन फोल्डिंग इज ऑल्सो गाइडेड बाय अदर प्रोटीन्स। हाउ द प्रोटीन विल बी करेक्टली फोल्डेड, these are guided by other proteins, okay, सेप्रोन प्रोटीन्स। तीसरी बात, प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस आल्सो अकर, दैट आल्सो एड्स टू इट the variation in the structure. Suppose a methyl group is attached, so the structure will be different now, okay, likewise. तो दिस इज पजल एंड इस पजल को सॉल्व करने की वजह से नया नया टेक्निक का खोज हो रहा है मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री में डे बाय डे। इसी को सॉल्व करने के चक्कर में पूरा प्रोटीन क्रिस्टोग्राफी और ये सब स्ट्रक्चरल क्रिस्टोग्राफी पैटर्न बायोफिजिक्स, एक पूरा ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डेवलप हुआ, बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स GN रामाचंद्रन का नाम सुने हैं आप लोग? ग्रेट, जी सर, गोपाल रामाचंद्रन सर। ग्रेट बायोकेमिस्ट ऑफ हिज ओन। अभी तक वो कुछ साल पहले तक तो थे ही, 1922 में से 2001 तक थे। 98 में उनकी वाइफ को का देहांत हो गया था 98 में, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और उनको स्ट्रोक मार दिया था और उसके बाद पार्किंसन डिजीज हो गया और 2001 में वो भी चले गए। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन जो है इन्होंने अपने लाइफ टाइम में किया, इवन फ्रांसिस क्रिक जो DNA का जो
स्ट्रक्चर एलुसिडेट किया था, उसने तक बोला कि नोबेल प्राइज नहीं मिलना जीएन रामाचंद्रन को, ये नोबेल प्राइज की फेल्योर है। फ्रांसिस क्रिक और एक और था, इवन लाइनस वाटसन एंड क्रिक जो थे, और आपका वो तो वाटसन एंड क्रिक दोनों सरनेम है ना कलीग का, क्रिक अलग था वाटसन अलग। तो ये लाइनस पॉलिंग तक भी बोला था कि जीएन रामाचंद्रन को नोबेल प्राइज है। इसी जीएन रामा, अभी फाइसाई आपको हम बताया, जीएन रामाचंद्रन ने हर अमाइनो एसिड का फाइसाई एंगल निकाल के एक टेबल प्लॉट कर दिया, हर अमाइनो एसिड्स के लिए पॉसिबल फाइसाई एंगल्स क्या हो सकते हैं, पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बायोफिजिक्स। तो इसने इसका प्रोटीन फोल्डिंग और ये बीटा स्ट्रक्चर, प्राइमरी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो रोल है टू एलिसिडेट, रामाचंद्रन का बहुत बड़ा रोल है। इवन अभी जो बताया कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, इसको भी इन्होंने ही एलुसिडेट किया था। और डीएनए का स्ट्रक्चर आने से पहले इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स प्रपोज कर दिया था। ओके, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, बाद में क्रिस्टोग्राफी करके इसको क्रिस्टलाइज करके किया, तब तक टाइम हो गया 1950। हाँ सर, एक बार और स्टोरी बताए थे सर पढ़ाई समय। 1954 हो गया, और 1954 में जीएन रामाचंद्रन ने नेचर में पब्लिश किया कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स का स्ट्रक्चर। ओके, और 1952 में वाटसन एंड क्रिक ने जो ये पहले प्रपोज कर दिया था कि हवा में ही बात किया था ऐसे ही होगा स्ट्रक्चर, उसको सुन के इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स, वहां से इनको आइडिया लगा, उन्होंने दिया। एक साल के बाद 54 में इन्होंने पब्लिश किया, इसका जानबूझ के लेट कर दिया पब्लिश, तो पहले अगर ये पब्लिश हो जाता तो ये हो जाता। चलो, ये तो ये कहानी हो गया, तमिलनाडु के थे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सर कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स तीसरा है सर। ये कोलेजन अल्फा हेलाइसेज जो है ना, उसको बोलते हैं एक ही चेन जो है उसका हेलिक्स है, समझ रहे हो? कोई कोई घर के बाहर सीढ़ी देखे हो, ऐसा गोल घुमा हुआ घर के बाहर सीढ़ी रहता है ऐसा। यस सर। ठीक है ना? तो देखो, सपोज एक चेन अगर क्वाइल्ड है तो ये हो गया अल्फा हेलिक्स। ओके, एक हेलिक्स है। अब उसके ऊपर होता है डबल हेलिक्स। ठीक, डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स है। दो चेन जो है क्वाइल्ड है आपस में, 2 डायमेंशनली बनाएंगे तो ऐसे ही दिखेगा। दो चेन क्वाइल्ड है आपस में, टर्न करके रस्सी के जैसा। और कोलेजन में क्या है? 3 चेन क्वाइल्ड, ये ट्रिपल हेलिक्स है, ये अल्फा हेलिक्स नहीं है, इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज अ 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन, दिस इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ट्रिपल हेलिक्स। ओके, बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है अल्फा हेलिक्स। ओके, ये हेलिक्स क्लियर हुआ? चले आगे। यस सर। ओके, ओवरव्यू ऑफ, अब फिर से प्रोटीन स्ट्रक्चर, फोल्डिंग और कन्फर्मेशन। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए प्रोटीन इज कॉल्ड इट्स कन्फर्मेशन। यानी इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में जितने भी ऑक्सीजन के एटम, जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी नाइट्रोजन, सल्फर के, कार्बन, सबका स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेस में, एक खाली जगह में, 3 डायमेंशनली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, 3 डायमेंशन में कौन सा जगह पर ऑक्युपाई किए हुए हैं, तो वो उसका कन्फर्मेशन है, एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन। और हजारों लाखों तरह के कन्फर्मेशन हो सकते हैं प्रोटीन का, उन सभी कन्फर्मेशन में से कोई एक या कुछ कन्फर्मेशन ही बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। The possible conformations of a protein include any structural state that can be achieved without breaking covalent bonds. लेकिन एक शर्त है कि उसी को कन्फर्मेशन बोला जाएगा जब तक कि कोवेलेंट बॉन्ड कोई ब्रेक ना हो। यानी डिफरेंट कन्फर्मेशंस जो है प्रोटीन के, वीक इंटरेक्शंस जो है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस, वो ब्रेक
हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, टूट के बन सकते हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटने चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूट गया, या डाइसल्फाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, तब तो प्रोडक्ट ही अलग हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड टूट गया तो एक प्रोटीन दो भाग में बट गया। ओके, उस प्रोटीन का, ओरिजिनल प्रोटीन का कंफर्मेशन तो अब वो कहलाएगा नहीं, जो भी कंफर्मेशन ये छोटा छोटा भाग जो अपने आप में एक्वायर करे अब टूटने के बाद। ओके, समझ में आ रहा बात? यस सर। तो कंफर्मेशन का मतलब हुआ डिफरेंट कंफर्मेशंस अगर हैं तो उस डिफरेंट कंफर्मेशंस में कोवेलेंट बॉन्ड तो इंटैक्ट है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। तब्दीली आई है वीक नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस में, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन अब उसमें डिफरेंट तरीके से है। ओके, कम या ज्यादा हो गया लाइकवाइज। ओके, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, आयनिक इंटरेक्शंस, वो सब बदल गए। तो पॉसिबल कंफर्मेशन ये हो गया। A change in conformation could occur, for example, by rotation about single bonds. तो ये भी हो सकता है कंफर्मेशन में चेंज सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो, वो भी कंफर्मेशन चेंज कहलाएगा। ओके, तो सिंगल बॉन्ड कौन सा रोटेट हो सकते हैं? चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड जो कि रोटेट हो रहे थे कौन से? ये वाले कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच जो बॉन्ड था, और ये बॉन्ड जितना डायहाइड्रल एंगल बना रहा था, डायहाइड्रल एंगल को हम डिनोट कर रहे थे किससे? सीसी के बीच में, तो साई। ओके, और ये कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल कार्बन है। ओके, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला, तो इसके साथ है आपका नाइट्रोजन अमीन ग्रुप वाला, और ये फिर अगेन कार्बन अल्फा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम नहीं बना रहे, सिर्फ बीच वाला एक्सिस बना रहे हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये तो पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, एंड दिस बॉन्ड इज, ये इसका जो डायहाइड्रल एंगल है वी डिनोटेड बाय फाई। तो ये दोनों फाई शायद ये बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड, इसमें वेरिएशन है, ये दोनों रोटेट कर रहे हैं एंगल, इसकी वजह से भी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा। आया बात समझ में? इसकी वजह से भी, इसके एंगल के रोटेट करने की वजह से भी डिफरेंट डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस आर पॉसिबल। सपोज इफ दिस 4 एटम्स, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है आपको बता देते हैं, 6 एटम है, इसको एक पोलर ग्रुप बोला जाता है, सॉरी पेप्टाइड ग्रुप। दो का अल्फा कार्बन के बीच का जो मॉलिक्यूल्स है, ये ग्रुप है, इसको बोलते हैं पेप्टाइड ग्रुप। पेप्टाइड ग्रुप नहीं बन रहा है, नहीं लिखा रहा है, समझ जाना, पेप्टाइड ग्रुप। इस पेप्टाइड ग्रुप में कितने एटम्स हैं आप बताइए? 4 दिख रहे हैं अभी, तो 4 दिख रहा है ना। ओके, 2 और को कैसे भूल गए? एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो भी हम नहीं बनाए इसमें, और ये हाइड्रोजन एन वाला, और ये दोनों ट्रांस पोजीशन में रहता है। तो कितने मॉलिक्यूल्स एटम्स हो गए? 6 इस पेप्टाइड ग्रुप में। 1 2 3 4 और ये 2, 6 एटम्स है। खूबसूरती ये है कि ये 6 एटम जो है एक प्लेन में रहते हैं, एक ही प्लेन में, कोप्लेनर है। बिकॉज दिस बॉन्ड इज रिजिड, दैट्स व्हाई दिस इज कोप्लेनर। ओके, O और H ट्रांस है और ये कोप्लेनर है, ये एंगल में मूव कर रहा है। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन जो है ये मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है? ये ट्रांजिएंटली इसी प्लेन में मूव कर सकता है। इसी कार्बन अल्फा इधर चला गया दाएं या बाएं, इसी प्लेन में मूव कर सकता है। सिमिलरली दिस,
0 डिग्री, 180 और -180। ओके, अब ये अगर सर फुल्ली, इसको क्या हुआ? सर इसको एनाइड प्लेन भी बोलेंगे सर क्या? क्या? एनाइड प्लेन भी इसको बोल सकते हैं? एमाइड बॉन्ड है ये, बोल सकते हो। पेप्टाइड बॉन्ड इज एन एमाइड बॉन्ड। ओके, तो ये एक प्लेन में, इस प्लेन में ये दो बॉन्ड मूव कर सकता है। और तो ये 6 एटम जो है एक ही प्लेन में लेकिन है, कोप्लैनर है। ओके, तो इसकी वजह से इसकी वजह से नहीं, बस ये जान लो कि ऐसे होता है। ओके, पेप्टाइड ग्रुप में। ठीक है। Possible conformation of a protein include any structural state that can be achieved without breaking covalent bonds. A change in conformation could occur, for example, by rotating about single bonds. तो इस single bond के along rotation होगा तो conformation भी change हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। सर, हाँ जो बोलो। डबल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड और पेप्टाइड का बॉन्ड के बीच रेजोनेंस भी शो होता है? यस, होता है रेजोनेंस। आई विल एक्सप्लेन। ओके, इसीलिए यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है क्यों मूव नहीं करता, इसी रेजोनेंस की वजह से। इसी रेजोनेंस की वजह से यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ। ओके, चूंकि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट पुल्स इलेक्ट्रॉन, a pair of electron towards it partially from carbon। तो यहां पर आ गया डेल्टा माइनस चार्ज। अब ये है नाइट्रोजन से बंधा हुआ और ये है हाइड्रोजन। अब अक्रॉस दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन हाइड्रोजन। अब रेजोनेंस किसको बोलते हैं? और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दीज ट्रांजिशन स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। तो एक स्टेट ऐसा भी एज्यूम करता है जिसमें सब न्यूट्रल है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि पार्शियल है तो ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है यहां से नाइट्रोजन पर भी। ओके सॉरी, हाइड्रोजन पर नहीं है पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। ओके, तो एक स्टेट ऐसा भी है जिसमें अभी आदान प्रदान चल रहा है लेकिन बीच में बहुत सारा ट्रांजिशन स्टेट है। कोई ये फिक्स अमाउंट तो है ना कि ये माइनस नेगेटिव कितना नेगेटिव होगा। धीरे धीरे बढ़ा, फिर धीरे धीरे नाइट्रोजन पे सर पॉजिटिव हो, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ओके, और फिर एक ट्रांजिशन स्टेट आता है जिसमें दैट आल्सो इज पॉसिबल। वहां पर क्या होता है, कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नाइट्रोजन बिकम्स न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज। तो एक स्टेज ये, एक रूप उसका ये ट्रांजिशन स्टेट यानी रेजोनेंस, एक रूप इसका ये बीच वाला, और एक रूप इसका ये। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है, चार्ज जो है इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट वेरिएट करते रहता है हर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा। प्रोटीन में क्या होता है इसकी वजह से, ये जो बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड जो है कुछ समय के लिए पार्शियली ये हो जाता है डबल बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड ये पार्शियली डबल बॉन्ड हो गया। जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के बीच में, जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तब यहाँ पर भी कार्बन भी जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पुल किया है तो ये भी पार्शियली नेगेटिव है हल्का, लेकिन इससे कम है, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो गया। और इसकी वजह से एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है दो एटम्स पर, तो
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट हो जाता है यहाँ, and movement across this electric dipole becomes impossible. आपका सवाल यही था क्या? यस सर। मिटा दूं इसको? ऐसा करो ना, अब कल पर यस सर। मेरा मुंह दुख गया बोलते बोलते, सुबह से मैं बोल ही रहा हूँ। हाँ, सुबह 6 बजे। ओके सर। ओके सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थैंक यू सर। सर